Hello all. As we were doing our chapter 2 federalism, we have done till the exact balance of power between central and state government, in which I discussed about coming together federation and holding together federation. Now going towards the next topic, that is India as a federal country. Okay, what makes India a federal country? See, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, है ना। क्यों बात करते हैं? बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इंडिया को ऐसी क्या चीज़ है जो कि फेडरल बनाती है? यही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही है जो कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री या फेडरल स्टेट के नाम पे जोड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बेल्जियम एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल देकर बताया था, वहाँ हमने पढ़ा था बेल्जियम इज़ अ फेडरल कंट्री। वाई? बिकॉज इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन नहीं थी पावर किसी भी एक कंट्री एक होल्डिंग के हाथ में, है ना, बल्कि क्या था, सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट थी, और वहीं उन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई थी जो कि किसके लिए थी, कम्युनिटी के लिए थी, जो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई गई थी। सो इंडिया में भी आप यही चीज़ देखोगे। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। Early after independence, several princely states become a part of the country. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखते हो कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी जो है देश के ही भाग बन गए। मतलब जहाँ पे राजा जो है पहले रूल किया करते थे, अब जो है वहाँ पे राजा नहीं था अलग से, ठीक है, वो राजा भी क्या है, प्रजा का ही एक रूप बन गए थे। एक हेड बना दिया गया था जिसको हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहा करते हैं, जो कि इलेक्शन के बेसिस पर जीत कर आता था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसने इंडिया को ऐसे कैसे डिक्लेयर किया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मतलब जो हमारा भारत है वो क्या है, जो राज्य हैं उनका एक यूनियन है, उनका एक जुड़ा हुआ रूप है, जिसमें कि किस बेसिस पर बनाए गए हैं ये सारे ही फेडरलिज्म के बेसिस पे, कि हर जो स्टेट होगा उसकी एक अलग गवर्नमेंट होगी, उसकी एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो किसके अंडर में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। बट पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों के ही हाथों में होगा, कहीं भी पावर्स जो है कॉन्सोलिडेटेड नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, जब आप फेडरल कंट्री की बात करते हो तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ डिवाइडेड। तो इनिशियली जो है हमारे यहाँ पर 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। 2 टायर सिस्टम मतलब सेंट्रल पे जो गवर्न करती थी वो थी हमारी यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट पे जो गवर्न करती थी वो थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बट आफ्टर द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, लोगों को समझ में आया और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आया कि यूनियन और स्टेट जो है पूरे देश को नहीं संभाल सकती। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली कुछ ऐसे भी छोटा रीज़न है जहाँ पर कि हमें अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग the Union of India and the state government. Okay, later a 3rd tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. थर्ड फॉर्म जो आया यहाँ पे, थर्ड टायर जो आया वो किसके रूप में आया, पंचायत्स और म्यूनसिपलिटीज़ के रूप में। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ जिसके थ्रू 1992 में आपके जो थर्ड टायर है इसको इन्वॉल्व किया गया। ओके, जिसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की हुई थी, पंचायत्स और म्यूनसिपलिटीज़ की। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। जैसे हम देखते हैं कि ये जो तीनों ही टायर्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, हमारे फेडरलिज्म के, इन्हें अलग अलग जुरिस्डिक्शन, अलग अलग पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई। ठीक है, अब ये पावर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट गई यहाँ पर, दे कंटेन 3 लिस्ट। ओके, 3 सूचियों के अंदर फर्स्ट जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, सेकंड जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, और थर्ड जो लिस्ट है दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट। ओके, सी, you will got to know
से। यूनियन लिस्ट, अब देखो यूनियन लिस्ट क्या थी। जनरली वो लिस्ट जहाँ पर कि यूनियन गवर्नमेंट अकेली जो है किसी भी लॉ से रिगार्डिंग डिसीज़न ले सकती थी, जहाँ जो अफेयर्स थे वो किसके अंडर कंट्रोल में आते थे, यूनियन के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। ये किस किस तरह के अफेयर्स जो है अपने में इंक्लूड करती थी, किस किस तरह के मैटर्स जो है इसके अंदर आते थे। जैसे नेशनल इम्पोर्टेंस के जो मैटर्स हुआ करते हैं, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, करेंसी हो गई, ठीक है। ये सारे जो मुद्दे हैं ये किसके अंदर में आ रहे हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर में। सेकेंड जो सूची है वो है स्टेट लिस्ट, वो मैटर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, देखो पुलिस की बात करूँ तो क्या होता है, हर स्टेट की अलग अलग पुलिस है। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ महाराष्ट्र पुलिस है, अगर आप यूपी में जाओगे तो वहाँ यूपी पुलिस है, अगर आप दिल्ली में जाओगे तो वहाँ दिल्ली पुलिस है ना, डीपीएस। तो अलग अलग स्टेट की लिस्ट हो गई। वहीं पर थर्ड जो आती है कंकरेंट, इसे याद रखेंगे कंकरेंट, वो लिस्ट जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब ऐसे कुछ मुद्दे जहाँ पे कि दोनों ही यूनियन और स्टेट दोनों ही गवर्न करते हैं। जैसे एजुकेशन, आप देखते हो एक तो सीबीएसई है जो कि सेंटर का है, गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट का अंडर में आ रहा है, और एक आप देखते हो पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे यूपी बोर्ड। तो ये क्या है, एजुकेशन मतलब क्या है कि दोनों जगह से कंट्रोल हो रहा है, इस पर सेंटर से भी हो रहा है और स्टेट से भी हो रहा है। तो ऐसे अफेयर्स जहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रही हैं, दोनों पावर्स जो है मिलकर काम कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो किसके अंदर में आ जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें याद रखेंगे किस किस तरह के अफेयर्स आ रहे हैं। देखिए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ओके। अब देखो क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950s में, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है नहीं थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना था। तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को समझ में आया ये अफेयर्स हो सकते हैं, तो उन्होंने उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। पर रिसेंट टाइम में भी कुछ ऐसे अफेयर्स हैं जो नए जुड़े हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो न्यू है क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उसे उस टाइम किसी भी लिस्ट में जगह नहीं मिली। इसके बाद इन सब्जेक्ट्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन एडेड हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हमने कहा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। क्या कहा उन्हें हमने, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। सी दिस द वर्ड, देयर इज़ अ वर्ड रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स जो कि लेफ़्ट ओवर रह गए थे, जो किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट में उस टाइम में नहीं आ रहे थे, ना तो यूनियन लिस्ट में आ रहे थे, ना स्टेट लिस्ट में आ रहे थे, ना ही कंकरेंट लिस्ट में आ रहे थे, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में रखा। अगर क्वेश्चन आता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कौन कंट्रोल करता है, किसके पास पावर होती है, तो आपने याद रखना है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, ठीक है। ये क्या थे, ये लेफ़्ट ओवर सब्जेक्ट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में नहीं बन पाए, ओके। फिर आप देखते थे कि हमारा जो एक राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, जिसे कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड थे, ठीक है, जो कि जब आर्टिकल 365 हटाया गया तो वो स्पेशल जो स्टेटस था वो भी हटा लिया गया, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा प्रिवेलिंग टाइम में कि नोटबंदी चली थी, बट वो जो है वो वर्कआउट नहीं करी थी, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। उसका एक अलग कंट्रोलिंग थी, उसकी एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ पे। आपको पता हो तो आपने सुना भी होगा कि जो इंडिया के अलग दूसरे राज्यों के जो सिटीजन्स थे वो वहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं बाउट अप कर सकते थे, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो है किसी को सेल नहीं कर सकते थे, अलग अलग मतलब वहाँ पे कुछ पावर्स प्रोवाइडेड थी। तो ये जो है ये स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया है उससे, है ना। कुछ आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज़, यूनियन टेरिटरीज़ में आप स्पेशल स्टेटस कैसे देखते हो, इसे समझेंगे। See this. There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. मतलब बहुत छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं हमारी यूनियन में,
सॉरी इस आवाज़ के लिए। ना कुछ छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं हमारे यूनियन में। अगर हम देखते हैं क्या कहते हैं कि ये वो यूनिट्स हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंटली तो नहीं रख सकते, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो इनका दूसरों से जुड़कर आ रहा है, बट ये इतने भी छोटे नहीं हैं या इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि इन्हें किसी दूसरे स्टेट्स में मर्ज कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ों को हमने, ऐसी जो टेरिटरीज़ थी उन्हें हमने क्या कहा, यूनियन टेरिटरी, जिसमें आप एरियाज़ देखते हो जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कैपिटल सिटी हो गई हमारी दिल्ली, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार हो गया, सॉरी दमन एंड दीव हो गया, पौंडीचेरी हो गया। तो ये सारे क्या हैं आपके यूनियन टेरिटरीज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो ये जो शेयरिंग है ये किसके बेसिस पर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, नॉमिनली नहीं है कि किसी का भी मन आया और ये पावर उसको दे दी, किसी को भी अच्छा लगा तो दूसरी पावर किसी दूसरे को दे दी, नहीं। इन पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया गया, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि किस पावर को जो है यूनियन गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना और किस पावर को स्टेट गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है पार्लियामेंट अकेले इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की सीटिंग ना हो जाए। किसी भी एक पर्टिकुलर अफेयर पर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है 2/3 मेजॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो रेटिफाइड होती है लेजिस्लेचर के थ्रू, लॉ के थ्रू, और फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। याद रखेंगे अगर कोई भी चेंज लाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो अकेला पार्लियामेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में वो सीटिंग चलेगी, बैठक चलेगी। जब उसे 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, उसके बाद ही वो जो लॉ है वो रेटिफाइड होगा, वो लेजिस्लेचर के थ्रू रेटिफाइड होगा कि ये सही भी है या नहीं, एंड देन वो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो था आपको ये समझना है। इसके बाद मैं एक आपको पर्टिकुलर एक्सरसाइज दूँगी, वो आप करना, ठीक है। अगर फिर भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है डिवीज़न ऑफ पावर के बीच में, तो डिसीज़न कौन लेता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी भी तरह का मतभेद आ रहा है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो डिसीज़न वहाँ पर कौन मेंटेन करेगा, हाई कोर्ट एंड यूनियन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सारी ही जो पावर्स है, टैक्सेस को लेकर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ओके।